गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास विषय के सेमेस्टर 1 MGC 1 यूनिट 2 के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक है कि भारतीय आर्य भाषा के इतिहास पर प्रकाश डालिए, या वैदिक, लौकिक, संस्कृत का परिचय दीजिए, उनकी विशेषता बताइए। आज इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारतीय आर्य भाषा का इतिहास कब से है? 1500 ईसा पूर्व से है, जो आज तक 20वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। अब हिंद ईरानी भाषा की यह उपशाखा है, और इस आर्य भाषा को हम लोग 3 कालों में विभक्त करके देखते हैं। जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल, जिसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत हम पढ़ते हैं, उनकी विशेषता को जानते हैं। फिर आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तो आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे, और मध्यकालीन भारतीय भाषा तक। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है। तो इनका काल है 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। और इस काल में आर्य भाषा के वैदिक और संस्कृत दो रूप देखने को मिलते हैं। अब आता है कि वैदिक संस्कृत क्या है। तो वैदिक संस्कृत का प्राचीनतम रूप हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। प्रथम मंडल और दशम मंडल जो है वह बाद में जोड़ी गई है। वैदिक संस्कृत का जो रूप वर्तमान समय में मिलता है वह साहित्यिक रूप है, और उसे आम जनता की बोलचाल की भाषा नहीं कह सकते। पाणिनि के समय तक वैदिक भाषा और साधारण शिक्षित व्यक्ति थे, उनकी भाषा में भी बहुत अंतर था। पढ़े लिखे लोग भी वैदिक संस्कृत नहीं जानते थे, उनकी भाषा वैदिक संस्कृत नहीं थी। तो आम जनता की बात करना तो दुर्लभ है। ध्वनियों के जो मूल भारोपीय ध्वनियों में इसमें परिवर्तन आ गया था। वैदिक साहित्य में जो ध्वनि थे वह बाद में उसमें परिवर्तित हो गए थे। अब आइए व्यंजन में जो नए वर्ग ट वर्ग और च वर्ग आ गए थे। मूर्धन्य स, दंत स आदि कुछ ध्वनियाँ जो पहले वैदिक संस्कृत में नहीं थी, आम प्रचलित भाषा में अब आ गई थी। कुछ मूर्धन्य ध्वनियाँ भी जो पहले वैदिक संस्कृत में नहीं थी वह अब आ गई थी। पहले ए, ऐ, ओ, औ जो संयुक्त स्वर माना जाता था, परंतु बाद में ए और ओ का मूल स्वर माने जाने लगा। जो पहले संयुक्त ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त था, बाद में इसी में ए और ओ को मूल स्वर माना जाने लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृत में बहुत जटिलता थी, क्लिष्टता थी, और लौकिक आम बोलचाल की भाषा में उसे टफ था। तो आम बोलचाल की भाषा में हम क्या देखते हैं? चवर, टवर, नई ध्वनियाँ आ गई। ए और ओ पहले जो संयुक्त
व्यंजन में था, अब वो मूल स्वर में आ गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवर्तन होता है। अब दूसरा, इसी काल में लौकिक संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लौकिक संस्कृति का आधार उस समय की ही उत्तरी बोलचाल की भाषा को मानी जा सकती है। जो आम जनता के बीच बोली जाती थी वह लौकिक संस्कृत थी। ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से साहित्य का प्रयोग प्रारंभ होता है। पाणिनि ने उसके लगभग 300 वर्ष बाद यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अब इस भाषा को, लौकिक संस्कृत को व्याकरणबद्ध करके लिखने की बीड़ा उठाई और उन्होंने आम बोलचाल की भाषा को व्याकरणबद्ध करके इसका नाम दिया, जिसे हम लोग संस्कृत कहते हैं। यह विकसित होती गई। इसी लौकिक विकसित संस्कृत के लिए कात्यायन ने वार्तिका की रचना की। इसका प्रयोग साहित्यिक भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में किया जाता था। आधुनिक आर्य भाषाएं संस्कृत भाषा की ऋणी है। अब आता है कि वैदिक और लौकिक संस्कृत की विशेषताएं क्या हैं। प्राचीन भाषा क्लिष्ट थी। प्राचीन भाषा योगात्मक थी। धातु रूप शब्दों में ही सुरक्षित था। लौकिक संस्कृत तक आते आते कुछ अर्ध परिवर्तन प्रारंभ हो गया था। वैदिक संस्कृत भाषा में संगीतात्मकता अधिक थी। स्वराघात से अर्थ में परिवर्तन आ जाता था। लौकिक संस्कृत भाषा में स्वराघात अधिक विकसित हो गई, संगीतात्मकता कम हो गई और रूपों की संख्या वैदिक संस्कृत की अपेक्षा कम हो गई। प्राचीनतम भाषा में हम देखते हैं कि 3 लिंग थे और 3 वचन थे। अब आगे यह तो उसकी विशेषता की, आगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह है कि निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद।